शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ ने मेरी अमृतसर वाली वारदात की खबर बाल ठाकरे को पहुंचा दी थी। ठाकरे ने मेरे दुश्मन बालाजी राव को ये बात बताई तो उसको मेरे खिलाफ बाल ठाकरे के कान भरने का एक और मौका मिल गया। उसने पहले ही से बाल ठाकरे को मेरे खिलाफ कर रखा था। मैं उससे मुलाकात करने बम्बई पहुंचते ही उसकी कोठी पर गया तो वो मुझ पर बरस पड़ा। धर्मचंद, तुम कश्मीरी मुसलमान के घर क्या करने गए थे? अमृतसर पुलिस ने मुझे बताया है कि वो पाकिस्तान का जासूस है। मैंने बड़े तहम्मुल और एतमाद के साथ जवाब दिया, पेशवा जी, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने और अपना फर्ज निभाने के लिए उस कश्मीरी मुसलमान के घर गया था। मुझे मेरे मुखबर ने बताया था कि अगरचे ये कश्मीरी मुसलमान अब भारत के खिलाफ कश्मीरियों के लिए जासूसी नहीं करता, लेकिन उसके पास कश्मीरी हुर्रियत पसंद आते जाते रहते हैं। महाराज, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? बालाजी राव ने जलती पर तेल डालते हुए कहा, अगर अमृतसर का ये कश्मीरी मुसलमान जासूस नहीं था तो उसके घर से खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर कैसे बरामद हुआ? बाल ठाकरे मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। मैंने कहा, बालाजी, ये ट्रांसमीटर उसके पास बहुत देर का पड़ा हुआ है, जब वो भारत के खिलाफ जासूसी की कार्रवाइयों में मसरूफ हुआ करता था। बाल ठाकरे ने उस कश्मीरी मुसलमान मुजाहिद को मराठी जबान में बड़ी वाहियात गाली देते हुए कहा, वो अब भी पाकिस्तान का जासूस है। तुमको उसने बेवकूफ बनाया और तुम बन गए। मैंने अमृतसर सिटी पुलिस कमिश्नर को कह दिया है कि वो कश्मीरी मुसलमान को हरगिज न छोड़ें और उससे दूसरे जासूसों के बारे में पूछगिछ करें। मैंने दिल में अपने कश्मीरी मुजाहिद के लिए दुआ की, क्योंकि अब उसे खुदा ही इन भारतीय दरिंदों से बचा सकता था। बाल ठाकरे ने मेरी थोड़ी बहुत मजीद सरजनिश की और कहा, तुम्हें कल से बंबई से तमिलनाडु के लिए रवाना होना होगा, जहां साउथ में मंडापम कैंप के मकाम पर तमिल टाइगर्स के गोरीलों को छापा मार जंग की अमली तरबियत दी जा रही है। इन तमिल गोरीलों को हम पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए भेज रहे हैं। तमिल टाइगर्स का शुमार इस वक्त दुनिया के खतरनाक गोरीलों में होता है। तुम इस तरबियती बेस कैंप में इन तमिल टाइगर्स को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जबानों और कल्चर के बारे में मालूमात फराहम करोगे। तुम उन्हें उर्दू और सिंधी जबानें थोड़ी थोड़ी सिखाओगे। तुम समझ गए हो ना? मैं समझ गया था कि बाल ठाकरे पाकिस्तान के खिलाफ एक नया हमला शुरू करने वाला है। तमिल टाइगर्स भारत के सूबा तमिलनाडु के लोग थे। भारतीय सरकार उन्हें छापा मार जंग की ट्रेनिंग देकर श्रीलंका में शोरिश और बदअमनी फैलाने के लिए भेजती थी। बाल ठाकरे की तजवीज पर भारतीय सरकार ने इन तमिल टाइगर्स गोरीलों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। तमिल टाइगर्स की तहरीक भारत ने श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ शुरू करवाई थी और भारत इन तमिल टाइगर्स को श्रीलंका स्मगल करता था और उनकी पूरी फौजी इमदाद भी करता था। बाल ठाकरे ने पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और खतरनाक चाल चली थी। मेरा काम इस दुश्मन पाकिस्तान की इस चाल को भी नाकाम बनाना था। चुनाचे मैं तमिलनाडु जाने के लिए खुशी से तैयार हो गया। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज, आप हमारे पेशवा हैं, हमारी शिवसेना के सेनापति हैं, हम आपके हर इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हैं। अपनी तारीफ सुनकर बाल ठाकरे ने मुसर्रत का इजहार किया और बालाजी से कहा, बालाजी, तुम मंडापम कैंप के ट्रेनिंग सेंटर तक धर्मचंद के साथ जाओगे और वहाँ गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गू से इसका तारुफ करवाओगे। बाकी सारी बातें मैंने तमिल इंस्ट्रक्टर फल्गू को फोन पर बता दी हैं। बालाजी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म महाराज। बाल ठाकरे ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है, तुम कल बंबई से मंडापम कैंप की तरफ रवाना हो जाओ। हमने दूसरे दिन मद्रास मेल पकड़ी और चल पड़े। बालाजी राव अंदर से मेरे खिलाफ था, मगर ऊपर से मेरे साथ उसका सलूक बड़ा दोस्ताना था। मैंने भी उस पर जाहिर न किया कि मैं उसकी नीयत से वाकिफ हूँ। जिन लोगों ने भारत के सूबा तमिलनाडु की जानिब सफर किया है उन्हें मालूम होगा कि ये सूबा भारत के जुनूब में वाक़ है, जहाँ भारत के दोनों तरफ के साहिल तिकोन की शक्ल में आपस में मिलते हैं। उसके दोनों जानिब समंदर है, नीचे भी समंदर है, जिसके आगे 25-30 मील के फासले पर श्रीलंका का मुल्क है। मंडापम कैंप बिल्कुल जुनूब में वाक़ है। ये उस जमाने में एक छोटा सा स्टेशन था, जहाँ से समंदर का रेतीला साहिल शुरू हो जाता है, लेकिन नारियल और ताड़ के दरख्त और कहीं कहीं पटसन और धान के खेत भी नजर आ जाते हैं। बंबई से उसका फासला बड़ा लंबा है। हम ट्रेन में एक दिन एक रात और फिर दूसरा सारा दिन सफर करने के बाद कंदरापली पहुंचे,
जो एक जंक्शन था। यहाँ से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी और शाम के वक्त मंडापम कैंप पहुंचे। तमिल गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गु, जिसका पूरा नाम फल्गु दासम था, अपने 3 तमिल गोरिलों के साथ स्टेशन पर हमें लेने आया हुआ था। तीनों तमिल बेहद काले रंग के, नाटे कद के, मगर जिस्म बड़े मजबूत थे। आंखों का रंग गुलाबी था। वो आम सी पतलून बुशर्ट पहने हुए थे। मरहट्टा बालाजी राव का रंग भी गहरा सांवला था। मैं अपने गोरे रंग की वजह से उनमें अंग्रेज लगता था। फल्गु दास हमें अपनी खटारा जीप में बिठाकर स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर नारियल और ताड़ के दरख्तों के एक जखीरे में ले गया, जहां खपरेल की ढलवान छत वाली एक लंबी बैरक बनी हुई थी। पीछे तरबेती मैदान था, जहां रेत के मसनूई तोदे, गड्ढे और ऊंचे ऊंचे बांस के दरवाजे बने हुए थे। इन दरवाजों के साथ रस्से लटक रहे थे, जहां गोरिलों को रस्से के जरिए इमारतों पर चढ़ने की तरबियत दी जाती थी। एक तरफ पत्थरों की दीवार पर चांद मारी के निशान बने हुए थे, जहां गोरिलों को निशानाबाजी की मशक करवाई जाती थी। फल्गु तमिल गोरिल्ले ने हमें ये सब कुछ दिखाया और अंग्रेजी में कहा, इस वक्त हमारे पास 10 गोरिल्ले ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो हमारे साथ बातें करता हुआ हमें बैरक में ले गया, जहां एक जानिब ज़ेरे तरबियत तमिल गोरिल्ले बांस की चारपाइयों पर बैठे दाल चावल खा रहे थे। फल्गु ने उनसे हमारा तारुफ करवाया। फिर हम बैरक के आखिरी कोने में आ गए, जहां मेज की दोनों जानिब लकड़ी की बेंच पड़े हुए थे। हमने दाल चावल खाए। इस दौरान तमिल इंस्ट्रक्टर फल्गु मुझसे पाकिस्तान के शहरों, खास तौर पर लाहौर, कराची और रावलपिंडी के बारे में पूछता रहा। उनकी मादरी जबान तमिल थी। तमिल जबान बालाजी राव भी नहीं समझता था और मैं भी नहीं समझता था। हम टूटी फूटी हिंदुस्तानी में बात करने की बजाय अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। फल्गु दास बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल लेता था। भारत के जुनूब में अंग्रेजी जबान आम लोग भी बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। वहाँ अंग्रेजी तालीम का मेयार बहुत ऊंचा है। मैं इससे पहले भी भारत के जुनूबी सूबों में आ चुका था। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आम मेहनतकश मजदूर भी अंग्रेजी बोलते और समझ लेते थे। हमारे लिए बैरक के सामने वाले झोंपड़े में चारपाइयों पर बिस्तर लगा दिए गए थे। वहाँ रात को बड़ा हब्स था। इस सारे इलाके में हब्स बहुत होता है, खास तौर पर बरसात के दिनों में तो हर वक्त जिस्म से पसीना बहता रहता है। बारिश के बाद जब यहाँ धूप निकलती है तो फिर शुमाल के रहने वालों का हब्स के मारे दम घुटने लगता है। समंदर की तरफ से जो हवा चलती रहती है उसमें भी नमी होती है, जिससे हब्स में मजीद इजाफा हो जाता है। लेकिन मैं तरबियत याफ्ता कमांडो था। अगरचे मुझे पूरी तरबियत नहीं मिल सकी थी, फिर भी जितनी ट्रेनिंग मिली थी उसने मुझे काफी सख्त जान बना दिया था और मैं सर्दी, गर्मी, हब्स सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर लेता था। झोंपड़ी में एक पेडिस्टल पंखा हमारे लिए रख दिया गया था, जिसकी हवा गनीमत थी। अगले रोज बालाजी राव वापस बंबई चला गया। वो कुल 10 तमिल टाइगर्स गोरिल्ले थे। दिन के वक्त 4 घंटे और रात के वक्त 2 घंटे अंधेरे में उन्हें मुख्तलिफ किस्म की गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती। मैंने महसूस किया कि ये लोग वाकई बड़े चाको चौबंद और सख्त जान गोरिल्ले हैं। इनके निशाने बेहद सही थे। अंधेरे में भी इनकी गोली ठीक टारगेट पर जाकर लगती थी। दोपहर के बाद 2 घंटे मैं उन्हें उर्दू और सिंधी जबानों की इब्तिदाई किस्म की तालीम देता। पाकिस्तान के शहरों के बारे में मैं कोई जगह भी सही नहीं बताता था, बल्कि मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उन्हें गुमराह करूं। मैंने गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर को भी यही मशवरा दिया कि इन लोगों के लिए पंजाबी, उर्दू और सिंधी जबान में थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध हासिल करना बहुत जरूरी है। जब इन जबानों को थोड़ा बहुत समझने लग जाएंगे तो आखिर में मैं इन्हें पाकिस्तान के शहरों के वो अहम मकामात बताऊंगा जहां इन्हें अपनी अपनी कार्रवाइयां करनी होंगी। मेरा असल मकसद ये था कि ये लोग पाकिस्तान के शहरों के बारे में जिस कदर बेखबर रह सकते हैं बेखबर रहें। इस दौरान मैंने इन 10 के 10 तमिल गोरिलों को ठिकाने लगाने की कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे मुझ पर जरा सा भी शक न पड़े। ये बड़े तरबियत याफ्ता गोरिल्ले थे। इनको इज्तिमाई तौर पर हलाक करना इतना आसान नहीं था। अगर मैं उनकी कश्ती या छोटे स्टीमर को डुबोने में कामयाब हो भी जाता तो ये लोग बड़ी आसानी से समंदर में तैरकर किनारे पर आ जाएंगे। आग लगने की सूरत में भी इन सब का एक साथ जलकर मरना भी मशकूक था। सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था कि ये किसी स्टीमर में सवार हों, एक जगह जमा हों और वहां ताकतवर धमाका किया जाए जिससे इन सब के परखचे उड़ा दिए जाएं। इसके लिए मुझे बाकायदा बड़ा सोच समझकर मंसूबा बनाने की जरूरत थी। मेरे पास वक्त मौजूद था क्योंकि फल्गु गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर ने मुझे बता दिया था कि इन लोगों की ट्रेनिंग तकरीबन 1 माह में खत्म होगी। उसके बाद मैं उर्दू, पंजाबी जबानें सीखने में भी कुछ देर लगा सकता था। वहाँ छोटे बड़े हथियारों का असलहा मौजूद था। अगरचे गोला बारूद नहीं था, मशीन गन, स्टेन गन और ब्रेन गनों की गोलियां काफी स्टॉक में थी। मुझे इन गोलियों में से बारूद निकालकर कोई ताकतवर बम तैयार करना था जिसका धमाका किसी स्टीमर में किया जाना था। समंदर करीब ही था और इन लोगों को समंदर में भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी हैसियत भी वहाँ एक इंस्ट्रक्टर की थी। वैसे भी इन लोगों को मालूम था कि मैं शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे का खास आदमी हूँ और ये मिशन बाल ठाकरे के मशवरे पर ही किया जा रहा था। चुनाचे कैंप में मेरे आने जाने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। हालांकि वहाँ बाहर का कोई आदमी कैंप की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता था। दिन और रात के वक्त भी कैंप की खारदार दीवार के चारों जानिब गार्ड कमांडोज पहरा देते।
और पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त पर होती। मेरा झोंपड़ा अलग था, वहां मैं रात को सोता था और दिन के वक्त भी जब गुरिल्ला तमिल अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ होते, मैं झोंपड़े में चारपाई पर लेटा कोई रिसाला या किताब पढ़ता। मैगजीन का स्टॉक बैरक की एक कोठरी में था। मुझे वहां से गोलियों के 3-4 पट्टे निकाल कर लाने थे। एक रोज मैंने फल्गु तमिल गोरिल्ले से कहा कि हमारे पास मैगजीन का स्टॉक कम पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग के दौरान बेतहाशा असलहा इस्तेमाल करते हैं। फल्गु इंस्ट्रक्टर मुस्कुराते हुए बोला, हमें फौज की तरफ से एमुनिशन सप्लाई होता है, हमें इजाजत है कि जितना चाहें असलहा इस्तेमाल करें। मैंने कहा, फिर भी मेरे दोस्त, हमारी मिलिट्री हाई कमांड इस बारे में बड़ी मोहतात है और मुझे ये भी हिदायत देकर भेजा गया है कि मैं एमुनिशन का हिसाब रखूं कि रोजाना हम कितना मैगजीन खर्च करते हैं। फल्गु इंस्ट्रक्टर संजीदा हो गया और कहने लगा, अगर ये बात है तो तुम बेशक इसका हिसाब रख सकते हो। मैंने असल बात पर जोर देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैगजीन के जो स्टॉक हमारे पास मौजूद हैं उसे एक नजर चेक कर लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वो बोला, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फल्गु ने मुझे जेब से चाबी निकाल कर दी और कहा, तुम अभी जाकर चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यही चाहता था। मैं उठकर बैरक के कोने वाली उस कोठरी की जानिब चल दिया जिसमें मशीन गन्नों वगैरह के मैगजीन का स्टॉक रखा हुआ था। छोटी सी कोठरी थी, दीवार के साथ लकड़ी के क्रेट लगे हुए थे जिसमें मशीन गन्नों और दूसरी गन्नों का असलहा भरा हुआ था। दीवार के साथ भी मैगजीन के पट्टे लटक रहे थे। कोठरी में एक रोशनदान था जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। अकबी दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जो बंद थी। यही खिड़की मेरे काम आ सकती थी। अगर खिड़की न होती तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। खिड़की ने मेरे रास्ते को आसान बना दिया था। मैं खिड़की के पास गया। ये लोहे की पट वाली खिड़की थी जो बंद थी। उसके ऊपर चटखनी लगी हुई थी। मैंने जाते ही आहिस्ता से चटखनी को नीचे कर दिया। खिड़की को जरा सा अंदर की तरफ खींचा। खिड़की खुल चुकी थी। मैंने उसे पहले की तरह बंद कर दिया। 2-3 मिनट कोठरी में रुकने के बाद मैं बाहर निकल आया। कोठरी को ताला लगाया और वापस आकर फल्गु इंस्ट्रक्टर को चाबी दे दी। माय फ्रेंड, अंदर तो काफी स्टॉक मौजूद है। तुम बेशक ट्रेनिंग के दौरान जितना चाहे मैगजीन इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं कि तमिल गोरिल्लों को पूरी ट्रेनिंग दी जाए ताकि दुश्मन मुल्क में जाकर जब ये रात के वक्त भी वारदात करें तो इनकी गोलियां ठीक निशानों पर लगें। गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गु सिगरेट सुलगाते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम मौके की नजाकत को समझते हो। पाकिस्तान कोई बुज़दिल लोगों का मुल्क नहीं है। हमारे मुल्क की तरह वहाँ दाल भात खाने वाले बुज़दिल लोग नहीं रहते। वहाँ का तो बच्चा बच्चा फौजी है और हर दूसरे आदमी के पास पिस्तौल और क्लैशनकोफ होती है। हम अखबारों में वहाँ की खबरें पढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें अपने गोरिल्लों को पूरी तरह से तैयार करके वहाँ भेजना होगा। मैंने फौरन अंग्रेजी में कहा, बहुत खूब फल्गु ब्रदर, हमें इस वक्त तुम जैसे गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है। शाबाश। फल्गु इंस्ट्रक्टर फूल कर कुप्पा हो गया। दोपहर के बाद मैं जब तमिल गोरिल्लों को उर्दू जबान में बोलचाल की इब्तिदाई मशक करवा कर फारिग हुआ तो यूं ही सिगरेट सुलगा कर टहलने के लिए बैरकों की तरफ चला गया। तमिल गोरिल्ले बैरकों के पीछे जो मैदान था वहां शाम की ट्रेनिंग के लिए चल दिए थे। मैं टहलते टहलते मैगजीन वाली कोठरी से कुछ फासले पर नारियल के एक दरख्त के तने पर बैठ गया। नारियल का ये तना जमीन से निकलकर घोड़े की पीठ की तरह एक तरफ को झुककर ऊपर को उठा हुआ था। अभी सूरज पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था। समंदर की तरफ से हवा चल रही थी। इस हवा में मेरे सर के बाल इधर उधर उड़ रहे थे। मैगजीन के जखीरे वाली कोठरी की पिछली खिड़की को मैं देख रहा था। उस तरफ कोठरी की दीवार के साथ एक दरख्त उगा हुआ था जो पपीते का दरख्त था। किसी किस्म की कोई रुकावट नजर नहीं आ रही थी। मैं उठा और अपने झोंपड़े में वापस चला गया। बाहर से ये झोंपड़ा था मगर अंदर से छोटा सा कमरा था। दीवारें बांस की थीं और ढलवान छत नारियल की शाखों को जोड़कर बनाई गई थी, क्योंकि इस तरफ बरसात में बारिशें बहुत होती हैं। म्युनिसिपल कमेटी के कई एक दफ्तर भी ऐसे ही झोंपड़ों की तरह थे। रात का खाना खाने के बाद कुछ देर बाहर बैठा। रात की ट्रेनिंग के दौरान गोरिल्लों को अंधेरे में घात लगाकर टारगेट पर फायर करते देखता रहा। उसके बाद मैं झोंपड़े में आकर चारपाई पर लेट गया। पेडिस्टल फैन चल रहा था। उस इलाके में यानी भारत के जुनूबी इलाकों में गर्मियों का मौसम ही होता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में भी मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। मैंने बत्ती बुझा दी थी। 11 बजे रात गोरिल्लों की चांदमारी खत्म हुई और कुछ देर के बाद खामोशी छा गई। मैंने मजीद इंतजार किया। जब मेरी घड़ी पर रात का पूरा 1 बजा तो मैं बिस्तर से उठा और झोंपड़े के दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर देखा। आसमान पर फीके फीके से तारे नजर आ रहे थे। बैरक पर जहां तमिल गोरिल्ले सो रहे थे सन्नाटा तारी था। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे वाली गाड़ी भी गुजर चुकी थी। अब सुबह 3 बजे धनुष कोड़ी की तरफ से एक गाड़ी को आकर गुजरना था। रात अंधेरी थी। चांद रात के पिछले पहर निकलता था। मैं झोंपड़े के पीछे से होकर चलता हुआ मैगजीन वाली कोठरी के अकब में आकर खिड़की के पास रुक गया। खिड़की के पट को अंदर को दबाया
खिड़की खुली थी। मैं खिड़की में से कोठरी के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, मगर मुझे अंदाजा था कि मैगजीन की बेल्ट सामने वाली दीवार के साथ लटकी हुई हैं। मैं लकड़ी के क्रेटों को टटोल कर चलता दीवार के पास आया और मशीन गन के मैगजीन की 2 बेल्टें उतार ली थी। उन्हीं कदमों पर चलता वापस खिड़की में आया और बाहर निकल कर खिड़की को बंद कर दिया। अंधेरे में घूर कर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं दम कदम चलता अपने झोंपड़े में आ गया। मैगजीन की दोनों बेल्टों को मैंने चारपाई के नीचे छुपा दिया और बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद कर ली। सुबह नाश्ते के वक्त मैं बैरक के किचन में गया। गोरिल्ला इंस्ट्रक्टर फल्गू भी अपने गोरिल्ला साथियों के साथ वहाँ मौजूद था। हमने मिलकर नाश्ता किया। ये लोग चाय की बजाय कॉफी ज्यादा शौक से पीते थे। लांगरी सिर्फ मेरे लिए चाय बनाता था क्योंकि कॉफी मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी। ठीक दिन के 8 बजे गोरिल्लों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ देर मैं साइट पर मौजूद गोरिल्लों को ट्रेनिंग लेते देखता रहा, फिर उठकर अपने झोंपड़े में आ गया। मैंने चारपाई के नीचे से मैगजीन की एक बेल्ट निकालकर चारपाई पर रख ली और प्लास की मदद से गोलियां बेल्ट में से निकालने लगा। ये काफी गोलियां थीं। गोलियां निकल आईं तो अब सबसे नाजुक मरहला शुरू होने वाला था, यानी हर गोली के मुंह के आगे जुड़ा हुआ नोकीला सीसा अलग करके अंदर स्याह रंग का धमाका खेज मवाद एक जगह जमा करना था। ये काफी दुश्वार काम था और खतरनाक भी। गोली के सीधे रुख पीछे जर्ब लगने से गोली फायर हो सकती थी, मगर मैं धमाका खेज मवाद के बारे में काफी तजुर्बाकार था। इस काम में मुझे काफी देर लगी और मैं सिर्फ 6-7 गोलियों के सिक्के अलग करके स्याह बारूद जमा कर सका। बाकी काम मैंने दूसरे वक्त के लिए छोड़ दिया क्योंकि खाने का वक्त हो रहा था और बाहर से तमिल गोरिल्लों की बातें करने की आवाजें आने लगी थीं। वो ट्रेनिंग खत्म कर चुके थे और बैरक की तरफ जा रहे थे। मैंने सारा सामान चारपाई के नीचे छुपा दिया और झोंपड़े से बाहर निकल आया। तमिल गोरिल्लों ने दूर से मुझे हाथ हिलाकर सलाम किया। फल्गू इंस्ट्रक्टर उनके आगे आगे था। उसने ऊंची आवाज में मुझे कहा, सर लंच पर जरूर आना। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं तुमसे पहले वहां मौजूद हूंगा। उसके बाद मुझे रात को ही वक्त मिल सका। जब रात काफी गहरी हो गई और सारे गोरीले बैरक में सो गए तो मैंने बाकी की गोलियों से भी बारूद निकालने का काम शुरू कर दिया। मुझे 3 रातें सर्फ करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इतना बारूद मेरे पास जमा हुआ जितने बारूद की मुझे जरूरत थी। मजीद 2 रातें लगाकर मैंने उस बारूद में कुछ केमिकल्स मिलाकर उनका लेप तैयार किया। ये केमिकल्स मुझे मंडापम कैंप के शहर के बाजार से मिल गए थे। ये केमिकल्स आम किस्म के थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये केमिकल्स क्या थे, बस आप समझ लें कि मैं 1 हफ्ते की मेहनत के बाद 1 गज लंबी प्लास्टिक की स्याह रंग की टेप तैयार करने में कामयाब हो सका। बज़ाहिर ये एक चिपकने वाली और डिब्बों पर लगाने वाली प्लास्टिक की टेप थी, मगर हकीकत में ये इस कदर धमाका खेज और तबाही मचाने वाला बम था कि उसके फटने से पत्थर की चट्टान में भी शगाफ पड़ जाए और लोहे की चादरें धमाके के साथ उड़ सकती हैं। इसको चलाने का भी एक खास टेक्निकल तरीका है जो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें राज में रखी जाएं तो बेहतर होता है। इस बात का खदशा होता है कि पढ़ने सुनने वाले इस किस्म की चीजें तैयार करनी शुरू कर दें जो कि खिलाफ कानून हरकत होगी। मैगजीन की दोनों बेल्टें गोलियों से खाली हो गई थीं। मैंने इन बेल्टों को और गोलियों के नोकीले सिक्कों को एक थैले में डाला और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर रेत के टीले के पास जमीन खोदकर उसे दबा दिया। अब मुझे तमिल गोरिल्लों को, जिन्हें पाकिस्तान में तबाही मचाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कब मौत की नींद सुलाना था। मुझे मंडापम कैंप के ट्रेनिंग सेंटर में आए बमुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरा था। मुझे इतनी जल्दी ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरे पास इन लोगों को तबाह करने की हर शय मौजूद थी। मुझे ये भी पता था कि इन तमिल गोरिल्लों को हफ्ते में 1 दिन समंदर पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग में समंदर में ज्यादा से ज्यादा लंबा गोता लगाना, डूबते हुए साथियों को बचाना और समंदर के अंदर दुश्मन पर फायर करना शामिल था। मैं इन तमाम चीजों का मुशाहिदा करना चाहता था। मैंने उसी दिन फल्गू से पूछा कि समंदर पर कब चलना होगा। उसने बताया कि कल दिन निकलने के फौरन बाद समंदर की ट्रेनिंग का कोर्स होगा। दूसरे दिन हम सब लोग मुंह अंधेरे जीपों में बैठकर समंदर के साहिल पर चले गए। ये साहिल रेतीला और चटानी था। एक तरफ चट्टानों के दरमियान समंदर में पुराना स्टीमर खड़ा था। ये स्टीमर न ज्यादा बड़ा था न छोटा। उसके पैंदे के दोनों जानिब का रंग उड़ चुका था और जगह जगह जंग लग रहा था। उसके 2 अरशे थे, दूसरे अरशे पर 3 केबिन थे। ये स्टीमर गोरिल्ला ट्रेनिंग के लिए ही रखा गया था। सारे गोरिल्ले स्टीमर के ऊपर वाले डेक पर आ गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर के हाथ में सीटी थी। उसने तमिल जबान में उन्हें कोई ऑर्डर दिया। गोरिल्ले डेक के जंगले के साथ अटेंशन होकर खड़े हो गए। दूसरे ऑर्डर पर उन्होंने एक नारा लगाया और साकित हो गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर स्टीमर का लंगर उठा दिया गया। इंजन चलने लगा। स्टीमर चट्टानों में से निकलकर खुले समंदर की तरफ चल पड़ा। गोरिल्ले इसी तरह साकित खड़े थे। फल्गू भी हाथ में सीटी लिए उसी तरह साकित खड़ा था। हर गोरिल्ले के कंधे पर स्टेन गन थी। मैं डेक पर एक तरफ होकर कुर्सी पर बैठा था। जब स्टीमर साहिल से काफी दूर खुले समंदर में आ गया तो फल्गू इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज बारीक और बड़ी तेज थी। इस आवाज के साथ ही स्टीमर का इंजन बंद हो गया और एक सी मैन ने समंदर में लंगर गिरा दिया।
स्टीमर खड़ा हो गया। इंस्ट्रक्टर ने एक बार फिर सीटी बजाई और 10 के 10 गोरिलों ने बारी बारी समंदर में छलांग लगा दी। यहाँ समंदर ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा अफरीद सांस ले रहा हो। फल्गु ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। हम समंदर में देख रहे थे कि तमिल गोरीले समंदर में गायब हो चुके थे। वो गोते लगा गए थे। इंस्ट्रक्टर अपनी घड़ी को देख रहा था। गोरीले काफी देर से समंदर के अंदर ही रहे, फिर बारी बारी समंदर की सतह पर आए और जोर जोर से सांस लेकर दायरे की शक्ल में तैरने लगे। फल्गु ने सबके गोतों के टाइम नोट किए। उसने सीटी बजाई। सारे गोरीले तैरते हुए स्टीमर की तरफ आए और स्टीमर के पहलू में जो लोहे की जंजीरें लटक रही थीं उनको पकड़कर स्टीमर के डेक पर चढ़ाए और सबके सब डेक के जंगले के साथ एक कतार में खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।